Hello, friends. Welcome to the channel. This is Dave from Wealth with Dave, your companion in your wealth journey. आज के वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो कैप सेगमेंट्स की जो स्टॉक है उनमें हम किस तरह से सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पिछले वीडियो में आप यदि मेरे चैनल में जाके देखेंगे तो हमने एक ये एनालाइज करने की कोशिश किया था कि हमको माइक्रो कैप स्टॉक्स में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाने के क्या फायदे हैं, ये क्या नुकसान है। इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमको यदि हमने डिसाइड कर लिया कि हम माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमको क्या अप्रोच लेना चाहिए। माइक्रो कैप से स्टॉक्स एज वी डिस्कस्ड, क्विक रिकैप एक कर लेते हैं हम लोग। माइक्रो कैप स्टॉक वो जो टाइनी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, 100 करोड़ से 1000 करोड़ वाली इन द स्टॉक मार्केट, उनको माइक्रो कैप सेगमेंट माइक्रो कैप स्टॉक्स बोला जाता है। ये जनरली वो कंपनीज होती है जो किसी न किसी निश सेगमेंट या निश या स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट या किसी आउट ऑफ किसी गवर्नमेंट की नई पॉलिसी से बॉर्न हुई रहती है, और जनरली छोटी कंपनी होने की वजह से इनमें इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल होता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इनमें यही होता है कि यहाँ पर आपके जो सारे एक्सपर्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन लोगों का यहाँ पे लीस्ट इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे हिडन ऐसे छोटी छोटी कंपनीज होती है जो मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल रखती है। इफ यू कैन आइडेंटिफाई इन अ वे, इनको हिडन जेम्स ऑफ द स्टॉक मार्केट कहा जाता है। तो माइक्रो कैप सेगमेंट की ये स्टॉक है। हमने ये भी देखा कि माइक्रो कैप स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स में डिफरेंस है। माइक्रो कैप स्टॉक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन से ड्राइव है, दे कुड बी हाई क्वालिटी स्टॉक्स। और पेनी स्टॉक्स जनरली पिटी हुई कंपनीज ही होती है। वो लार्ज कैप भी हो सकती है, स्मॉल कैप भी हो सकती है, बट उसका प्राइस पिटा हुआ है इसलिए उसको पेनी स्टॉक बोलते हैं। दोनों का कंप्लीटली डिफरेंट डेफिनेशन है और दोनों के डिफरेंट अप्रोचेस हैं टू इन्वेस्ट। सबसे बड़ा रीजन हमने यही कंक्लूड किया है कि माइक्रो स्टॉक्स में हम इसीलिए जा रहे हैं कि हम एक्सेलरेटेड वेल्थ क्रिएशन जर्नी में जा सके। हमने ये भी देखा था कि कितनी सारे हमने केसेस देखे जिसमें 5 टाइम्स 10 टाइम्स विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 या 20 टाइम्स तक वाले हमने केसेस देखे। तो हमको ये हमारा मोटिवेशन है टू बी एबल टू गो टू एक्सप्लोर माइक्रो कैप स्टॉक्स। अब यदि हमने डिसाइड कर लिया कि हम माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे कुछ हम एक फ्रेमवर्क के थ्रू उसमें जा सकते हैं। पहला स्टेप तो हमको यही है कि स्क्रीन करना है। अब जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप सेगमेंट में 4-4.5 कंपनीज है। आपके लार्ज कैप में आपने डाल दिया 100 कंपनीज, मिड कैप में 150 डाल दिया, फिर बचा 4-4.5 कंपनीज में से आपको स्कैन करना है। तो अभी स्कैन करने के लिए हमको कुछ अपने पैरामीटर्स रखने होंगे, प्लस हमको टूल भी चाहिए। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, screener.in एक अच्छा टूल है जो आपको वेबसाइट में मिल जाए। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर जाके आप स्क्रीन कर सकते हैं। आपका प्राइमरी स्क्रीन ये होना चाहिए कि पहले तो आप कैपिटलाइजेशन पे स्क्रीन करें, 1000 करोड़ से कम वाले मार्केट कैप वाला। फिर आपको एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम भी देखना है, रीजनेबल होना चाहिए, रिलेटिवली रीजनेबल। एक बार हमने ये स्क्रीन कर लिया वॉल्यूम और मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, उसके बाद फिर हमको गूगल में जाना चाहिए और हमको उस कंपनी के बारे में सर्च करना चाहिए कि किसी तरह का गवर्नेंस इशू तो नहीं है, ओपन गवर्नेंस इशू, रेगुलेटरी फाइन, पेनल्टीज, प्रमोटर्स के बारे में कुछ गलत न्यूज तो नहीं है। तो अभी ये यदि है तो आप स्ट्रिक्टली वो कंपनी स्ट्राइक ऑफ कर दो, चाहे कितना भी अच्छा रहे उसका, या आपको कितना भी लोगों ने बोला हो, न्यूज चिल्ला रहे हैं, आपके इंस्टाग्राम में रोल हो रहा है कि अब ये कंपनी इतना हो जाएगी उतना हो जाएगी। आपको यदि कुछ भी गवर्नेंस, प्रमोटर इशू, अनएथिकल, मॉरल इश्यूज दिखाई देते हैं, कुछ भी अनैतिक होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप इमीडिएटली उसको पहले अपने लिस्ट से हटा दीजिए। ये तो आपका प्राइमरी स्कैन। अब जो कंपनीज आ गई है वो सेक्टर्स का भी आपको थोड़ा सा व्यू रखना है। कब ये 5 से 10 साल ये सेक्टर में क्या होने वाला है, इस सेक्टर में कोई अभी के कोई ऐसे टेलविंड्स हैं क्या, अभी कुछ ऐसा हो रहा है क्या, चाइना प्लस वन की गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम का कोई बेनिफिट है क्या, या गवर्नमेंट की अभी सोलर पॉलिसी का कोई पुश है क्या, या जैसे अभी इथेनॉल पुश। तो इस तरह से आप कुछ
स्टोरी आपको मिल रही है क्या जो अभी आने वाले 5 से 10 साल में रन कर सकती है। इस स्टेज में आप एक बार कंपनी को ये इस तरह का जो सब्जेक्टिव एनालिसिस है उससे एक लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट जो जाता है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। अब ऑल्दो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको बहुत सारा बात होता है, लेकिन अभी जब हम माइक्रो कैप स्टॉक्स में जाते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, तो चार्ट्स में इतना क्रेडिबल टेक्निकल एनालिसिस अभी नहीं आने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस हम यूज कर सकते हैं उसमें एंट्री एग्जिट और कुछ हाई लेवल चीजें देखने के लिए। यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल है। तो आप पूरा एक फंडामेंटल एनालिसिस उसमें स्कैन कर लीजिए। ब्रीफली स्पीकिंग, आप उसका सबसे पहले तो आप उसका रेवेन्यू ग्रोथ देख लीजिए। रेवेन्यू ग्रो हो रहा है कि नहीं ईयर ऑन ईयर, 10-15% से ऊपर रहना चाहिए, उससे तो ज्यादा ही होना चाहिए आपके माइक्रो कैप सेगमेंट में। उसके बाद फिर आपका जो पीई रेशियो क्या है, कैसा प्राइस है उसका, बहुत ओवरली प्राइस तो नहीं है, तो हम वो तो ढूंढ ही नहीं रहे, हम तो रूम वाला स्टॉक ढूंढ रहे हैं ना जिसमें प्राइस के बढ़ने का रूम है। फिर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए। जनरली हम 20% से ऊपर रिटर्न वाले देखना चाहेंगे उसमें, वो भी 2-3 साल, 1 साल अचानक उठ के आ गया नहीं, और नहीं भी है तो इंक्रीजिंग होना चाहिए। प्लस मार्जिन, यदि प्रॉफिटेबल है तो मार्जिन में ग्रोथ आ रहा है कि नहीं समय के साथ, और यदि ग्रो मार्जिन नहीं भी है तो मार्जिन का आउटलुक क्या है, कंपनी क्या बता रही है, क्यों नहीं है, क्या हो सकता है। कई बार बहुत सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज, ड्रिवन कंपनीज, इनोवेटिव कंपनीज में आपको मार्जिन नहीं मिलेगा, तो हम मार्जिन वहां पे थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रमोटर को जानना समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर प्रमोटर आपको, एक अच्छी बात यह है कि आपको जब भी आप इंटरव्यू इनके कंपनी का सर्च करेंगे तो आपको प्रमोटर की कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप उनका इंटरव्यू देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं इन पेपर में। उसके बाद आपको प्रमोटर होल्डिंग देखना है। आप जनरली 70% से ऊपर होल्डिंग वाला कंपनी देखिए प्रमोटर। 50 से नीचे वाले तो आप मत देखिए, क्योंकि उनके पास 50 से नीचे कोई अपना ओनरशिप अभी डायल्यूट किया जब वो बहुत मजबूर था। किसी तरह का प्लेजिंग जनरली ना हो। आपका डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा, डेट में नहीं होना चाहिए कंपनी, 1 से नीचे होना चाहिए डेट टू इक्विटी रेशियो। इस तरह के सारे फैक्टर, और यदि आप फंडामेंटल एनालिसिस जानते हैं तो आप और डिटेल में इसको एनालाइज कर सकते हैं। बट ये हाई लेवल कुछ फैक्टर्स देखें तो मान लो मैं अभी 15 या 20 कंपनी मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे, अभी फंडामेंटल स्कैन के बाद हो सकता है मेरे पास 10 ही बचे। अब फंडामेंटल स्कैन तो हो गया, हमने अब तैयारी कर ली कि हमको कौन कौन से स्टॉक में जाना है। अब उसके बाद फिर हमारा आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आपको थोड़ा सा स्लिम रहना है, जैसे कि मैंने बोला कि इतना लिक्विडिटी नहीं है, तो अभी आप थोड़ा सा उसके चार्ट पे आप 100% क्रेडिबिलिटी नहीं आ सकते। आप वो डेली चार्ट देखिए। यदि डेली चार्ट में आपको लग रहा है कि कैंडल्स प्रॉपर नहीं बन रहे हैं तो आप वीकली चार्ट लगा लो। बेसिक चीजें आप यही करोगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस आप बनाइए। आप उसका ब्रेकआउट वगैरह देखने का कोशिश कीजिए। बहुत सारे पैटर्न आपको बनते हो सकता है ना दिखे। एक आप ट्रेंड इंडिकेटर लगा सकते हैं, वो है मूविंग एवरेज। क्योंकि हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो 20 या 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज, जो भी आपको वहां पे सेंसिबल लग रहा है उससे एक ट्रेंड एनालाइज कर लीजिए। अभी यहाँ पर हम बहुत ज्यादा हाई ट्रेंडिंग स्टॉक में जो बाउंस कर गए हैं उसमें चढ़ने का हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम वैल्यू ढूंढ रहे हैं। तो आपको ब्रेकआउट्स के समय यदि कुछ अच्छा दिख रहा है और आपके एंट्री आप मैनेज कर पा रहे हैं तो आप वहां पर एंटर करने के लिए आप वो दिन या वो वीक चूज करेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बहुत अच्छा टूल है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। जनरली मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें स्टॉक इन्वेस्टर्स कैसे टेक्निकल एनालिसिस को यूज करें। ट्रेडर्स के लिए तो लाखों वीडियोस पड़े हुए हैं, बट इन्वेस्टर्स कैसे यूज करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को अच्छा यूज कर सकते हैं इसमें। इतना ही बेसिक टूल्स आप यूज करो, टेक्निकल एनालिसिस में ऑब्सेस मत करो, बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद आती है, वो है पोर्टफोलियो एलोकेशन एंड पोजीशन साइजिंग। अभी आप बेसिक थंब रूल यही लगा के चलो कि आपके पोर्टफोलियो का 3 से 5% एक स्टॉक में जाना चाहिए। तो फर्ज करो आपका कैपिटल 10 लाख है, अब एग्जाम्पल की बात है, कैपिटल तो कुछ भी हो सकता है आपके पास। 10 लाख में आप 50,000 एक स्टॉक के लिए एलोकेटेड है, तो अभी 50,000 आप शुरू में डालिए भी मत। इमेजिन करो कि आप 6 या 7 स्टॉक में आ गए, आप 10 स्टॉक में आ गए, टेक्निकल एनालिसिस के बाद मान लो आपका 6 ही बचा हुआ है।
तो आप 6 स्टॉक्स में अपने कैपिटल का 2-2% एलोकेट कर दो। आपके जो आपने एंट्री देखा है टेक्निकल एनालिसिस से, वहां पर आप एंटर कर दीजिए 2% ऑफ योर कैपिटल के साथ। और अब आप चाहते हैं कि ये ऊपर जाए। जब वो ऊपर की जर्नी करने लगे और आपका जो ट्रेंड सपोर्ट लेने लग जाए, या आपका मूविंग एवरेज ले रहा है, या ट्रेंड लाइन का एक आध बार सपोर्ट लेने लग जाए, तो आपको उसके सपोर्ट के बाउंस पे आप उसको ऐड कर करके पूरा 5% तक ले जाइए धीरे धीरे। और जब स्टॉक आपको कंसोलिडेटेड मूव का प्रॉमिस कर दे, तब फिर आप उस स्टॉक को एक सर्टेन प्राइस लेवल के बाद आप अपने मेन पोर्टफोलियो जैसा ट्रीट कर सकते हैं। हमको अलोकेशन स्मॉल रखना है, लेकिन हमको पैसे भी बनाने हैं। तो जब कोई हमको अच्छा घोड़ा मिल जाएगा तो हमको उस पर बेट भी करना है, और वो हमको स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करते हुए बेट करना है, ताकि यदि हम गलत होते हैं ऊपर जाके भी तो एक सर्टेन टाइम पे हम एग्जिट हो जाएंगे। बट हम क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा प्रॉफिट बना चुके हैं, तो हमारा हमको थोड़ा सा वहां पे सपोर्ट मिलेगा यदि ऊपर का एसएल हिट भी होता है तो इस तरह से 5% तक हमको जाना है। यदि कंपनी चढ़ती है फिर गिर जाती है और वहीं पे फंसे रह जाती है थोड़ा मूव करके, तो हमारा 5% एट स्टेक ही है। तो अभी 6 कंपनी भी है, तो मैक्सिमम 30% ऑफ द पोर्टफोलियो हमारा माइक्रो कैप में कभी हाईजैक होगा। बट ये आइडिया नहीं है, क्योंकि 6 कंपनी आप लेंगे तो 6 भागने वाले नहीं है, तो 6 में आप 5% भी नहीं जा रहे हो। आपको जनरली ऐसे कुछ मिलेंगे, कुछ 2-4 तो ऐसे ही होंगे जो 2% पे ही रह जाएंगे, आपको कोई रीजन नहीं देंगे उसमें, और वो 3 से 6 महीने में आप उसको रीबैलेंस कर लो। वहां से यदि कोई आपको लग रहा है कि इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है या कुछ न्यूज आ गया, तो आप उसको निकाल के दो, अपना जो स्टॉक आपको अच्छा हेल्दी मूव करता हुआ लग रहा है उसमें डालो। ऐसा कर करके आप इन 6 में से यदि हमको 2 भी ऐसे चलने वाले अच्छे स्टॉक मिल जाते हैं, तो अब आगे का पैसा हम इनमें डाल डाल के बैठना चाहते हैं। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन में आपको परसेंटेज का बहुत ध्यान रखना है। यहां पर आदमी इमोशनली ग्रीड में कि अब ये भाग रहा है, मैं इसमें घुस जाता हूं, बहुत रिटर्न हो जाएगा, 50,000 से क्या होगा, 5 लाख डाल देता हूं, इस तरह की चीजों से आप बचिए। आप बिल्कुल रिस्पेक्ट कीजिए अपने पोजीशन साइजिंग को। पोजीशन साइजिंग को आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका एनालिसिस पूरा गलत भी हो जाएगा तो भी आप प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। क्या ही ले जाएगा, 5% ही लेके जाएगा ना, गया भी तो पूरा। बट जहां पर आप ये करने लगे कि नहीं नहीं इसमें अभी मैं डाल देता हूँ, अरे उधर से पैसा लेके इसमें डाल देता हूँ, इधर का निकाल के म्यूचुअल फंड से 1 लाख इसमें डाल देता हूँ, भाग रहा है, ये सब आप करेंगे, तो यहीं पर से फिर वो सारी जो इतने सारे इन्फ्लुएंसर लोग चिल्लाते रहते हैं या न्यूज वाले चिल्लाते रहते हैं कि आप मत छोटी कंपनी में करो, ये सब वो आना चालू हो जाएगा। अब जो हमारा फ्रेमवर्क है, इसको यदि सब सिस्टमैटिकली इससे डिसिप्लिन वे पे करेंगे, तो आपको डेफिनेटली एक वेल्थ क्रिएशन का एक्सेलरेटेड जर्नी मिलेगा। तो अभी तक तो बात हो गई कि हम एंट्री कैसे कर गए। अब जनरली क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर बाय एंड होल्ड वाले होते हैं। अभी एग्जांपल के लिए विजय केडिया आपके एक इन्वेस्टर हैं, आप यदि उनको सुनते हैं तो आप यही बोलते हैं कि मैं तो एक बार खरीद लेता हूं तो बैठे रहता हूँ, 50% भी नीचे हो जाता है तो बैठे रहता हूँ, सालों साल बैठे रहता हूँ। तो अब ये उनका अप्रोच है, और ऐसे बहुत सारे अप्रोचेस हैं, एंड इट मेक्स मनी फॉर हिम, सो इट्स ओके। बट माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग में हमको ये नहीं करना है, हमको एक अजाइल अप्रोच चाहिए। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, यदि हम थोड़े से समय में और थोड़े से पैसे से ज्यादा पैसा बनाने जा रहे हैं, तो हमारा एफर्ट को बढ़ना पड़ेगा। इस लाइफ में सब कुछ बैलेंस में है। अभी ऐसा नहीं हो सकता कि एफर्ट भी मत मारो और ज्यादा गेन भी ले लो, ये नहीं होने वाला है। तो हमको एग्जिट में और मॉनिटरिंग में बहुत ज्यादा हमको रहना है। तो हमारे एग्जिट के 3 हम सिस्टमैटिक रूट फॉलो कर सकते हैं। पहला तो ये है, स्टॉक आया, आपने लिया और थोड़े समय बाद एकदम ही एक्सेलरेटेड मूव में चला गया, वर्टिकली मूव हो रहा है स्टॉक। एग्जांपल के लिए ये चार्ट देखिए आप, केजर इंडस्ट्रीज का। तो इस तरह का जो कंटिन्यूअस मूव है, अब ये 20 टाइम्स तक पूरा मूव कर गया, तो अभी इस तरह के स्टॉक है ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कोई भी इतना तेजी से स्प्रिंट मारेगा तो 100 मीटर 200 मीटर 2 किलोमीटर का स्प्रिंट कोई नहीं मारने वाला है। तो अभी हमको इस तरह का यदि मूव मिल जाता है, तो हमको उस मूव में हमको अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। जैसे आप टारगेट से चले गए कि 4x 5x 6x या 10x,
डिपेंडिंग ऑन स्टॉक कैसा मूव कर रहा है, वीक दर वीक इतना मूव कर रहा है तो आप उसको देखिए, मतलब एक तो आप उसको रेड कैंडल बनने दीजिए तब आप निकलिए। तो आप थोड़ा सा 2x 4x 3x आप इसमें लेने का कोशिश कीजिए ऐसे स्टॉक में। और यदि आप पूरा चढ़ सकते हैं, आप अच्छा आपका असेसमेंट है, तो आप प्रॉब्ली टॉप से सेकंड कैंडल में आप बुक कर लीजिए। तो एक्सेलरेटेड मूव में वी शुड एग्जिट, बुक अवर प्रॉफिट्स विद अवर टारगेट। अब मिनिमम 2x रखिए, 2x से नीचे तो आपको निकलना ही नहीं चाहिए। एंड इस केस में हमको 3x या 4x होना चाहिए टारगेट, हमको ऐसे भी निकलना है तो, ठीक है ना। सेकेंड आपका है कंसोलिडेट मूव, कंसोलिडेटेड मूव। स्टॉक चढ़ता है दो टाइम्स होता है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट होता है, नीचे टेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है। इस तरह की जर्नी कर रहा है। ये वाला चार्ट आप देखिए आरएमसी स्विच गियर का, ये अभी आप इसको एक कंसोलिडेटेड मूव लेंगे। तो ये कंसोलिडेटेड मूव केस में आप बैठे रहिए, आपको निकलना नहीं है। हम 20x 25x की जर्नी करना चाहते हैं, हम उसलिए ही इस गेम में आए। तो हमको कंसोलिडेटेड मूव वाले स्टॉक को जब तक वो अपना लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन छोड़ नहीं देता है तब तक हमको बैठे रहना है, उसको थोड़ा चांस भी देना है। यहां पर आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी आपको हेल्प कर सकता है, टेक्निकल एनालिसिस एग्जिट के समय आपको हेल्प करेगा। तो आप इस तरह के कंसोलिडेटेड मूव वाले स्टॉक में बैठिए, और प्रॉब्ली आप इतना बैठिए कि वो जाके स्मॉल कैप बने, फिर मिड कैप बने, फिर लार्ज कैप बने। तो ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ एग्जिट। थर्ड एग्जिट ये गवर्नेंस इशू, प्रमोटर का अनएथिकल बिहेवियर, अनैतिक काम, किसी भी तरह का केस, पेनल्टीज, कोई भी ऐसा बड़ा दिख रहा है जिसका इंपैक्ट आपको चार्ट पे दिख रहा है, दिख गया कुछ दिन 2 दिन से ये हो रहा है, खबर आई और ये हो रहा है, आप इमीडिएटली वहां से एग्जिट मार दीजिए। कोई मतलब नहीं है अनएथिकल और गवर्नेंस इशू वाली कंपनी में बैठे रहने से। छोटी कंपनी में आपका थोड़ा सा लॉस हुआ, आप उसको बाइट द बुलेट कीजिए, आप नेक्स्ट में अच्छे स्टॉक में पैसा मूव किया या अगला स्टॉक पकड़ लीजिए। इन 3 एग्जिट रूल्स के अलावा एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट जो इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग का होता है स्टॉप लॉस। तो आप अपने स्टॉप लॉस को भी आप रिस्पेक्ट कीजिए। स्टॉप लॉस आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे सकता है आपके एंट्री के बाद। यदि आपका मार्केट मूव में आ गया है, और जैसे कि हमने सेकंड वाले केस में देखा कि बाय एंड होल्ड, उस केस में हमको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है, कि स्टॉप लॉस को हमारे प्रॉफिट के साथ हमको मूव करते रहना है ऊपर, ताकि यदि कुछ ऐसा अचानक फॉल आए तो हमारे पास एक साइजेबल प्रॉफिट तब भी हमको मिल जाए। तो इस तरह से आप माइक्रो कैप को यदि पूरा सिस्टमैटिक मैनेज करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा हैंडसम रिटर्न इसमें मिलेगा। ये तो बात हो गई इन्वेस्टमेंट की जर्नी, मैनेजमेंट, एग्जिट तक। बट की रिस्क फैक्टर जो इस पूरे डिस्कशन में हमने बीच बीच में बात किया, उसको एक बार सिस्टमैटिकली देख लेते हैं, क्योंकि हम हाई रिस्क की सेगमेंट में हैं, तो इट रिक्वायर्स आवर अटेंशन। पहला सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो आपका लिक्विडिटी ही है, इलिक्विड है, आप बड़े पोजीशन रखेंगे आपका एग्जिट प्रॉब्लम होगा, आपको एंट्री में भी प्रॉब्लम होगा। तो लिक्विडिटी का जो इशू है, इसको टैकल करने के लिए आप ये अप्रोच रख सकते हैं, स्टैगर्ड अप्रोच रख सकते हैं। आपकी एंट्रीज तो एनीवेज हमने स्टैगर्ड वे पे है, आप परसेंट टुकड़ों में एंट्री कर रहे हैं, तो आप लिक्विडिटी के ट्रैप में उतना फंसने वाले नहीं। आपको जब भी आप खरीदना चाहेंगे थोड़ा स्टॉक मिल जाएगा। एग्जिट के समय जब हम हो रहे हैं एग्जिट, तो हमको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि बहुत बड़ा पोजीशन लेके बैठे हैं, स्टॉक 10x हो गया है, तो अभी हम ये नहीं सोच रहे कि आज बटन दबाऊंगा और वो पूरा बिक जाएगा। बिक भी सकता है, यदि लिक्विडिटी आ गई है तो आ जाती है। जनरली जब स्टॉक बहुत चलता है तो लिक्विडिटी आती है। इन केस नहीं है तो भी हमको अपने एग्जिट के समय भी हमको ध्यान रखना है कि उसको पार्ट पार्ट में बेचना पड़ सकता है, तो आप उसको पार्ट पार्ट में एग्जिट कर पाएंगे। तो लिक्विडिटी को इस तरह से हम थोड़ा टैकल कर सकते हैं, लिक्विडिटी इशू को। गवर्नेंस रिस्क के बारे में मैंने क्लियरली आपको बताया, जो सेकंड बड़ा रिस्क है उसमें आप उसको नजर में रखिए, इंफॉर्मेशन आए थोड़ा सा लॉस बुक कीजिए और आप निकल जाइए। बिजनेस रिस्क अगेन ये आपको न्यूज या अपडेट से मिलेगा। अब बिजनेस रिस्क में आप ये सोच सकते हैं कि आप थोड़ा जो ओनर है उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेसेस तो अप्स एंड डाउन से जाएंगे और वो स्टॉक प्राइस में दिखेगा भी। बट बहुत बड़ा गवर्नेंस या अनएथिकल इशू वगैरह नहीं है, मॉरल इशू। तो ये आपका डिसीजन है कि आप वो जो प्रमोटर है
उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि वो उस साइकिल से और इस बैड टर्न से जाके बैड पैथ से निकल के कंपनी को बाहर लाके आपको स्टॉक का जर्नी दे। ये आपके होल्ड टाइम पे जाता है। प्राइस अप स्विंग डाउन स्विंग, अभी यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका यही है कि आप बहुत जल्दी चढ़ जाएगा, बहुत जल्दी गिर जाएगा। तो आप उसको ये कर सकते हैं कि अब डेली बेसिस पे उसको हर दिन में 4 बार मत देखिए, कुछ न्यूज आए तो देखिए, और अब मतलब एक सिस्टमैटिक तो नहीं, इन अ वे आप कुछ कुछ दिनों में स्टॉक को मॉनिटर कीजिए, और अच्छा है कि आप उसको डेली उसके प्राइस मूवमेंट को मत देखिए। तो इस तरह से आप ये रिस्क को, फैक्टर्स को मैनेज करके चल सकते हैं। एक छोटा सा एडवाइस, क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं, तो ये सबसे ज्यादा एक इमोशनल बैटल यहीं पर होता है, और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस इसी से होता है, वो है अर्ली प्रॉफिट बुकिंग। तो आपको यहां पर बिल्कुल बचना है कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट देखकर ये चला जाएगा करके आप बुक करके मत निकलिए। आप इसका गणित समझने की कोशिश कीजिए। आपने 6 स्टॉक्स लिए, आपका एक स्टॉक आया, वो चल गया, 1x हो गया, या आप बोले कि ये 100% आपको गया, तो आपने 20,000 लगाए थे, वो 20,000 हो गया। अब आप टेम्प्ट हो रहे हैं, अरे 20,000 नीचे आ जाएगा, ये तो मेरे को लेना 20,000 कम पैसा नहीं है। तो आपका फ्रेमवर्क उससे नहीं चलता है, क्योंकि आप और भी स्टॉक्स लिए हैं, वो तो लॉस में भी जाने वाले हैं, उनमें से हो सकता है 20, 30, 50% और लॉस में चले जाए। तो आप अर्ली बुक कर लिए, जो घोड़ा दौड़ने वाला था उसमें तो आपके इधर के लॉसेस भी आपने दे दिया, और वो कॉम्पेंसेट होगा नहीं, तो आपका पोर्टफोलियो नेट नेट बेसिस पे आपको दिखेगा नहीं कि मैंने कुछ इसमें पैसा कमाया। तो जब आपको अच्छा घोड़ा मिल जाए तो आप उसमें बैठिए, और हमारा सिस्टमैटिक जो एग्जिट स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस किया है उसी के साथ कीजिए। एटलीस्ट 3x 4x हम चाहते हैं हमारे घोड़ों से मिनिमम। और वैसे तो ये आपका सब्जेक्टिव कॉल है, आपका पैसा है, आप कैसे इन्वेस्ट करना है, आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। देखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। पूरा इस वीडियो में जो भी हमने बात किया है सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप यदि इवन माइक्रो कैप स्टॉक और इसी किसी भी तरह का आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का आप हेल्प लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।